अच्छा बात करते हैं, सभी बच्चे देखो इसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ भी नहीं है। अगर मान लो कोई एरिया है, अगर कोई एरिया है ना, कोई मान लो ये एरिया है, इस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दिस एरिया, है ना, पर नॉर्मली, मतलब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं जो इससे नॉर्मली पास हो रही हैं। और मान लो अगर नॉर्मली पास ना हो रही हो तो हमें उसको नॉर्मल कंपोनेंट लेना पड़ता है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है इस एरिया ए से, है ना, उसी को क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आगे चल के मैग्नेटिक फील्ड की बात करोगे तो हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, कि कितनी फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है एक एरिया से, तो वो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है एक एरिया से, तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ठीक है, अच्छा पर हमें लेना कैसे होता है, नॉर्मली लेना होता है। कैसे लेना होता है, नॉर्मल कंपोनेंट में, मतलब नॉर्मल डायरेक्शन में लेना होता है। नॉर्मल का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर मान लो ये हमारा एरिया है, ठीक है, तो इसके ऊपर एक इमेजिनरी नॉर्मल होता है ना, है ना, तो मतलब एक परपेंडिकुलर लाइन, तो इसके अलोंग लेना होता है। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे आ रही है, पर हमें उसके कौन सी डायरेक्शन लेनी है, उसके दो कंपोनेंट होंगे, हर चीज़ के दो कंपोनेंट होते हैं, एक परपेंडिकुलर और एक हॉरिजॉन्टल, है ना। तो अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, तो मुझे उसका कौन सा कंपोनेंट लेना है, मुझे उसका कौन सा कंपोनेंट लेना है, नॉर्मल कंपोनेंट लेना है। बात नहीं हो पा रही, मैं आपको आज कॉल बैक पक्का कराता हूँ। ठीक है, कोई हाँ हाँ नहीं कोई इशू नहीं उस चीज़ का, मैं बात करा दूँगा। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है मान लो, और नॉर्मल है ऐसे, तो हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट लेना है, अलोंग द नॉर्मल वाला। मीन्स अगर ये हमारा नॉर्मल है, ये है ना नॉर्मल, है ना, एरिया का नॉर्मल मान लो ऐसे है, बाहर की तरफ आ रहा है वो, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट लेना, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट लेना है, अलोंग द नॉर्मल वाला कंपोनेंट लेना है, बस ये बात बोल रहा हूँ मैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक, मतलब जो फ्लक्स होता है कितना कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट मल्टीप्लाई में उसका एरिया। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ई ए कोस थीटा। और हमने पढ़ रखा है पहले भी कि अगर मान लो दो वेक्टर्स होते हैं, हाँ बिल्कुल सही, अगर दो वेक्टर्स होते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर कोस थीटा, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए डॉट बी लिख सकते हैं। तो फ्लक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ई डॉट ए लिख सकते हैं। समझ में आया? देखो मैं बताता हूँ दोबारा से, फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया नॉर्मली, मतलब कितनी फील्ड लाइंस इस एरिया से पास हो रही है नॉर्मली। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में जा रही हो, हमें उसकी कौन सी डायरेक्शन काउंट करनी है, बस अलोंग द नॉर्मल वाली। तो मुझे पता है जिधर थीटा होता है, अगर उस तरफ मैं डायरेक्शन लेता हूँ तो वहाँ मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ जाता है, कोस से। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये था, अगर मान लो ये कोई हमारा वेक्टर ए है, ये थीटा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ए कोस थीटा, और इस कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, ए साइन थीटा। तो मुझे पता है जिधर थीटा होता है उधर हमेशा क्या आता है, कोस आता है, तो ए कोस थीटा। तो उसी तरीके से अगर मुझे इसका ये वाला कंपोनेंट लेना है, तो यहाँ थीटा है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई इधर है तो इधर क्या बनेगी, वो ई कोस थीटा। तो हमेशा हम इसका कौन सा कंपोनेंट लेते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं। कौन सा कंपोनेंट लेते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं। तो वो ई कोस थीटा इंटू ए हो जाएगा, इसको ई ए कोस थीटा बोल सकता हूँ मैं। अच्छा कोस किस में आता है, डॉट प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, तो ई डॉट ए। अच्छा आपको डॉट वाला कंसेप्ट क्लियर है ना, कि अगर मान लो दो चीज़ें हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। यहाँ पे मैंने वो एरो नहीं लगाया इसलिए वो भी नहीं लगाया, तो मतलब स्केलर ही है। तो ई का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, इसको लिख सकते हैं ई डॉट ए। ठीक है, अच्छा इस वेक्टर का, इस वाले प्रोडक्ट का एक नाम और होता है, लालू क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट है, एक नाम और होता है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्योंकि इसका जो आंसर होता है हमेशा कैसा होता है, स्केलर होता है। इट मीन्स फ्लक्स इज अ
जो फ्लक्स है वो हमारी क्या कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना, क्योंकि ई डॉट ए मतलब डॉट प्रोडक्ट है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट। आंसर में से कैसे आता है, स्केलर आता है, तो मतलब फ्लक्स क्या होगी हमारी, स्केलर क्वांटिटी होगी। अच्छा ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, इसकी थी न्यूटन कूलर इनवर्स और एरिया मीटर स्क्वायर, न्यूटन कूलर इनवर्स मीटर स्क्वायर क्या होगी, ऐसा यूनिट होगी किसकी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो देखो अगर आपको दो वेक्टर दे रखे हैं जैसे कि ई वेक्टर और ए वेक्टर, तो उस टाइम पे आप क्या कर दोगे, वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कर दोगे। और अगर आपको मान लो मैग्नीट्यूड दे रखे हैं, थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो उस टाइम पे आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। अगर आपको थीटा की वैल्यू दे रखी है मतलब, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ई ए कोस थीटा। और अगर आपको थीटा की वैल्यू नहीं गिवन है, आपको वेक्टर फॉर्म में गिवन है चीज़ें, तो आपको सीधा क्या कर देना है, वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कर देना है, ठीक है। अच्छा एक बात और इंपॉर्टेंट बात, एरिया तो स्केलर क्वांटिटी होता है, तो ये एरिया वेक्टर का मतलब क्या है, एरिया की डायरेक्शन कौन सी लेनी है हमें, तो एरिया वेक्टर यहाँ पे डिनोट कर रहा है किस चीज़ को, एरिया वेक्टर यहाँ पे डिनोट कर रहा है नॉर्मल ऑफ द एरिया को, ठीक है। जैसे कि मान लो हमारा ये एरिया है, एरिया की कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन एरिया के नॉर्मल की तो कोई डायरेक्शन होगी, आ जाओ अंदर आ जाओ। अगर एरिया की कोई डायरेक्शन नहीं है, जैसे मान लो ये एरिया है, ये पूरा ब्लैक बोर्ड, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन इसके नॉर्मल की डायरेक्शन तो है ना, बाहर की तरफ है ना, तो एरिया वेक्टर में हमें किसकी डायरेक्शन लेनी है, एरिया की नॉर्मल की डायरेक्शन लेनी है, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो दिखाऊंगा आपको मैं। तो याद रखना एरिया वेक्टर का मतलब क्या होता है, वैल्यू तो आती है एरिया की, न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड किसका आएगा, एरिया का, कि मान लो इसका जो एरिया है वो 10 मीटर स्क्वायर है, क्वेश्चन ने दिया है, तो यहाँ वैल्यू तो पुट करनी है किसकी, 10 मीटर स्क्वायर की। पर मान लो इसकी जो डायरेक्शन है, इसके जो नॉर्मल की डायरेक्शन है वो किधर जा रही है, एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, तो मैं यहाँ पे एक्स के लिए क्या लगा दूंगा, आई कैप, ठीक है। तो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो क्या लेनी है, अलोंग द नॉर्मल, जो इसके नॉर्मल की डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन किसकी लेनी है, एरिया के वेक्टर की डायरेक्शन लेनी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूरी फर्स्ट बुक में काम आएगी है 12th की, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं एरिया वेक्टर के बारे में। तो एरिया वेक्टर के अंदर वैल्यू डलेगी एरिया की और डायरेक्शन डलेगी किसकी, एरिया वेक्टर के नॉर्मल की, कि जो नॉर्मल की डायरेक्शन है वो वाली, कि अगर वो एक्स की तरफ है तो एक्स एक्सिस, अगर वो वाई की तरफ है तो वाई एक्सिस, जो भी, अगर नॉर्मल ऐसे रखा हुआ है हमने मान लो, और यहाँ पे ऑलरेडी एक्स एक्सिस है, तो जो एरिया की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, आई कैप। अगर मान लो मैंने एरिया ऐसे रखा हुआ है, तो एरिया का जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, ऊपर की तरफ, तो वो किधर हो जाएगा, वाई की तरफ, है ना। तो इस तरह से करना है, जे कैप होता है वाई की तरफ, क्लियर है। अच्छा ये ना प्रिंटेड नोट्स हैं, इन सबको तो दिए हुए मैंने, आपको भी दे दूंगा अगली क्लास में, ठीक है। अभी के लिए थोड़ा बहुत लिखना है, तो आगे कल को रिवाइज करना है ना आपको जाके भी। बाकी आप लोगों को क्लियर है, कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं मैंने बताया हुआ ना, भले ही नोट्स मिलते हैं लेकिन थोड़ा बहुत इनको इस्तेमाल कर लिया करो ताकि चीज़ें याद रहें, ठीक है। थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ लिख लो, जैसे वो भी लिख रहा है, सब लिख लो हल्का हल्का, चीज़ें याद रहती हैं। क्लास वर्क होता है, ये तो नोट्स हैं कि हाँ वो तो जब डीप स्टडी करने को तब काम आएंगे, पर ओवरव्यू लेने के लिए आपके ये वाले नोट्स काम आएंगे जब भी आप रिवाइज करोगे। मुझे जब टेस्ट वगैरह प्रिपेयर करोगे ना तब के लिए काम आएंगे वो वाले नोट्स। क्लासरूम नोट से बेस्ट कुछ नहीं होता। हाँ हाँ लिखो लिखो। क्वेश्चन लिखो। A square of side 20 centimeter is placed in XY plane. A square of side 20 centimeter. A square of side 20 centimeter. 20 centimeter उसकी साइड है, ठीक है। Is placed in कौन से प्लेन? XY प्लेन में उसको रखा गया है, ठीक है। आप चारो शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, बाकी आपके नोट्स में तो है ही। Is placed in XY plane. ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे रखी है इसने, वेक्टर फॉर्म में दे रखी है, 6i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। और ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, न्यूटन कूलर इनवर्स।
तो इसने ऐसे यूनिट लिख रखी है। फाइंड फ्लक्स कह रहा है, फाइंड फ्लक्स। वो साइज दे रखा है ना 20 सेंटीमीटर। हाँ आपने PDF में 20 सेंटीमीटर कर रखा है। हाँ, मतलब अब देखो, अगर मान लो हम, इसने क्या बोल रखा है, यह वाई एक्सिस, यह एक्स एक्सिस, तो वाई और एक्स एक्सिस में कौन सा रखा हुआ, प्लेन रखा हुआ है, ऐसे है ना। इसकी साइड कितनी है 20 सेंटीमीटर। मुझे निकालना है फ्लक्स। अच्छा, थीटा वगैरह कुछ दिया नहीं इसने। अच्छा 0.2 ले लेंगे ना, मीटर में लेना है इसको, तो 0.2 मीटर। अच्छा निकालना है फ्लक्स। मैंने बोला ना वेक्टर फॉर्म में, आई जे के फॉर्म में दिया हुआ है इसने, तो हम डेफिनेटली कौन सा लगाएंगे, ई डॉट ए वाला लगाएंगे, है ना, वेक्टर फॉर्म ही लगाएंगे उसकी। अच्छा तो ई तो लिख दूंगा मैं, ये 6 आई कैप 2 जे कैप प्लस 4 के कैप। एरिया फाइंड करने में कौन सा इंडिकेशन करना है, स्क्वायर ही तो है, साइड इंटू साइड। तो कितना हो जाएगा ये 0.2 का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर ही हो गया ना, तो 0.2 का स्क्वायर। अच्छा एरिया हो गया। अब मुझे बताओ डायरेक्शन क्या होगी एरिया की, क्योंकि देखो नहीं, देखो ना वाई और एक्स में तो ये रखा हुआ है, इसका जो नॉर्मल होगा बाहर की तरफ होगा ऐसे। तो अगर ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्स एक्सिस है, तो ये वाली एक्सिस कौन सी होगी, जेड एक्सिस होगी। और इसका जो नॉर्मल है कौन सी डायरेक्शन में है, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो नॉर्मल पे आएगी के कैप। और हमें पता है, हमने पढ़ रखा है पहले से कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर, सुनो बच्चों, डॉट के अंदर क्या होता है, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के कितना होता है, 1 होता है। मतलब सेम जो होते हैं वो 1 होता है, और जो अपोजिट वाले होते हैं, जैसे कि आई को अगर के से कर दूं, जे से कर दूं, तो उस टाइम पे कितना होता है, 0 होता है। रीजन क्या होता है, कोस थीटा, क्योंकि अगर सेम को सेम से करूंगा मैं तो थीटा कितना आएगा 0 डिग्री, कोस 0 होता है 1। और अगर मैं मान लो कर देता हूँ आई डॉट जे, तो एक है एक्स एक्सिस, एक है वाई एक्सिस, थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री का, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, और कोस 90 क्या कर देगा, पूरा 0 कर देगा, है ना। तो हमें पता है डॉट किसके अंदर होता है, सिर्फ सेम का सेम से होता है। तो इसका इससे नहीं होने वाला, इसका भी इससे नहीं होने वाला, ये होएगा। तो 4 के कैप डॉट, ये कितना था 0.04 के कैप, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 0.16, और के डॉट के कितना हो जाएगा, के डॉट के तो कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो सिंपल ये आ गया। और ऐसा यूनिट कितनी हो जाएगी इसकी, न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। समझ में आया, आया, लिखो। नीचे देख के कहीं साथ चले जाए। अच्छा ये वाला कंसेप्ट पता है ना आपको, आर्यन, आई डॉट आई वाला, जे डॉट जे वाला, के डॉट के वाला। अगर कुछ भी 11th का से ना पता हो पूछ लेना डायरेक्ट, ठीक है, बीच में कहीं भी रोक के, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है सब लोग। हाँ लिखो भाई। मुझे लग रहा है वीडियो से गौरव के काम आएंगी ऐसे ही करता रहेगा वो हरकतें। उसकी सबसे ज़्यादा वीडियो चल रही है। आपकी वीडियो नहीं लेंगी सबसे। अच्छा मान लो अगर कोई क्लोज सरफेस है, जैसे कि मान लो एक स्फेरिकल बॉल है, अगर कोई क्लोज सरफेस है, एक स्फेरिकल बॉल टाइप मान लो, बीच में रखा हुआ है कोई चार्ज, बीच में कोई चार्ज रखा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रिक ब्लू कैसे निकालेगा, रेडियली आउटवर्ड निकालेगा। मैंने पॉजिटिव चार्ज माना है,
नेगेटिव होगा तो भी रेडियली इन्वर्ट लेगा, मतलब रेडियली फील्ड आएंगे सारी, है ना। तो मतलब ऐसे, अच्छा एक चीज़ और, अगर आपका 2D प्लेन होता है, मतलब 2 डायमेंशन प्लेन होता है, तो आपकी मर्जी है कि आपको नॉर्मल कहीं भी ले लेना है। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है तो नॉर्मल भी ऐसे ले लो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है तो नॉर्मल भी ऐसे ले लो, आपकी मर्जी है। मतलब नॉर्मल की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो, चाहे ऐसे ले लो चाहे ऐसे ले लो, आपकी मर्जी है। पड़ेगा तो कुछ चाहिए होगा। हाँ, लेकिन एक प्लस के एक माइनस के हो जाएगा ना, ठीक है। एक पॉजिटिव जेड एक्सिस, एक नेगेटिव जेड एक्सिस, डिपेंड करता है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है। आप उसके हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से, क्योंकि थीटा आपको 0 डिग्री रखना है, उसके हिसाब से आप कर सकते हो चेंज। लेकिन अगर क्लोज फिगर है तो आपको हमेशा नॉर्मल कैसे रखना है, बाहर की तरफ ही रखना है। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर है और नॉर्मल भी कैसे रखना है, बाहर की तरफ ही मानना है। जो नॉर्मल वेक्टर है वो भी किधर मानना है, बाहर ही मानना है। कभी नॉर्मल अंदर नहीं मानेंगे बॉडी के हम, क्लोज बॉडीज हैं उनके नॉर्मल किधर मानना है, बाहर को ही मानना है, आउटवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल मानना है हमेशा, ठीक है। अब मान लो मुझे फ्लक्स निकालना है इसका, तो देखो क्या होगा। अगर पूरा सरफेस, हमें पता है स्फेरिकल बॉल है, सरफेस एरिया लेते हैं ना इसके अंदर हम, अगर पूरा सरफेस है एस, तो इस छोटे से सरफेस को क्या बोलूँगा मैं, ds बोल दूँ, है ना। और इस छोटे से सरफेस ds की वजह से जो फ्लक्स होगा वो भी छोटा सा होगा, d5 होगा। तो d5 विल बी e डॉट ds, e डॉट ds, क्योंकि छोटे से सरफेस से जो फ्लक्स है तो जो फ्लक्स भी वो भी क्या छोटा है। अच्छा, अगर मुझे एक छोटे सरफेस का फ्लक्स पता चल गया, पूरी बॉडी का मुझे फ्लक्स निकालना है, तो क्या कर देंगे हम लोग, इंटीग्रेट कर देंगे। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ के अगर हमें कुछ बड़ा बनाना होता है क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। इस छोटे सरफेस का मुझे फ्लक्स पता चल गया, पूरे का निकालना है, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, तो ये क्या बन जाएगा, ये तो 5 बन जाएगा, प्रॉपर फ्लक्स बन जाएगा। और यहाँ पे ई डॉट ds। तो याद रखना, अगर क्लोज बॉडीज़ हैं, है ना, अगर क्लोज बॉडीज़ हैं तो क्लोज बॉडीज़ में जो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds, ये एक अलग फॉर्मूला है, ठीक है। वहाँ पे तो ई डॉट ए होता है नॉर्मल, लेकिन अगर क्लोज बॉडीज़ हैं तो क्लोज बॉडीज़ में क्या फॉर्मूला होता है, ई डॉट ds। उसको एक्सपेंड नहीं करेंगे? नहीं, वो तो क्वेश्चन आएगा तब करेंगे ना, ऐसा फॉर्मूला इसको यूज़ करना है फिलहाल। अभी क्वेश्चन देखो, अभी दिखाता हूँ आपको मैं, छोटा सा लिख लो बस। ये जरूर याद रखना, नॉर्मल में से कैसे लेना है, बाहर की तरफ लेना है। क्लोज बॉडीज़ के अंदर जो डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रहेगी वो क्या रहेगी, हमेशा आउटवर्ड, हमेशा आउटवर्ड रहेगी। क्या, हाँ वो तो फॉर्मूला है, उसकी जरूरत क्या है अभी, क्या पता क्वेश्चन डायरेक्ट वैल्यू दे दे, फॉर्मूला की जरूरत ना पड़े पुट करने की, है ना। जैसे यहाँ वैल्यू दे रखी डायरेक्ट, ई के क्यू स्क्वायर होता है ऐसे तो। अच्छा, क्वेश्चन है बड़ा सा है काफ़ी, कोई नहीं, नोट्स तो आपको भेज दूंगा, क्वेश्चन लिखवा रहा, डायरेक्ट समझ लो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है एक क्लोज्ड सिलेंडर है, ठीक है ना, क्लोज्ड बॉडी आ गई, एक क्लोज्ड सिलेंडर है, ठीक है। तो अगर एक बात बताओ मेरे को, और हाँ यहाँ से इलेक्ट्रिक कैसे निकल रही है, इस प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन द फिगर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इस तरह से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप के सरफेस है, एक सरफेस तो ये वाला है, जैसे मान लो सिलेंडर है तो एक तो ये सरफेस होगा, एक ये सरफेस होगा,
और एक ये पूरा कर्व वाला सरफेस होगा, है ना। तो एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, और एक कर्व वाला सरफेस है। 3 सरफेसेस होंगे इसके, ठीक है। तो ये बात याद रखना। इसने बोला लेंथ कितनी है इसकी, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आर है, मतलब जो रेडियस है इसकी वो आर है, और जो लेंथ है वो कितनी है, लेंथ है इसकी एल। ओके, प्रूव दैट टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंडर इज 0। हमें प्रूव करना है कि इस सिलेंडर के थ्रू जो टोटल फ्लक्स है वो 0 है, ठीक है। ओके, तो देखो फाई नेट जो टोटल फ्लक्स होगा वो 3 सरफेस है, 3 एरियाज है, तीनों के थ्रू कितनी फील्ड पास हो रही है हमें वो निकालना है। पहला फ्लक्स पहले सरफेस के थ्रू, दूसरा फ्लक्स दूसरे सरफेस के थ्रू, और तीसरा फ्लक्स तीसरे सरफेस के थ्रू, है ना। 3 एरियाज है ना, हम पे 3 टाइप के एरियाज है। तीनों एरिया से कितनी कितनी फील्ड निकल रही है, वही तो फ्लक्स होगा। कि फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द एरिया। इस एरिया से कितनी फील्ड निकल रही है, इससे कितनी निकल रही है, और इससे कितनी निकल रही है, तीनों को प्लस कर देंगे टोटल फ्लक्स आ जाएगा, फाई नेट आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो एक एक करके निकालते हैं। फाई 1 की बात करते हैं पहले। तो फ्लक्स थ्रू एरिया 1 क्या होगा, ई ए कोस थीटा। अच्छा, नॉर्मल किधर रहेगा, नॉर्मल तो आउटवर्ड रहता है, मैंने बताया था, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इस तरफ है। नॉर्मल रहेगा हमेशा आउटवर्ड, हमेशा आउटवर्ड रहेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, अंदर की तरफ है। तो थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और नॉर्मल ऐसे, क्योंकि हमेशा नॉर्मल कैसे लेना है, आउटवर्ड लेना है, क्लोज बॉडीज के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, नॉर्मल डायरेक्शन ये है। तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, 180 डिग्री हो जाएगा। तो ई ए कोस थीटा। तो ए को क्या मतलब ये कोस 180 कितना होता है, -1। ई को ई छोड़ देंगे, इसको लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसने रेडियस बोल रखी है आर। हमेशा ये वाले एरिया से मतलब है ना। तो इसका सर्कुलर है, सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो माइनस का पाई आर स्क्वायर। अच्छा, फाई 2 की बात करते हैं, फ्लक्स थ्रू द एरिया 2, एरिया 2 की बात करते हैं। तो ई ए कोस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और नॉर्मल भी कैसे रहेगा, बाहर की तरफ ही रहेगा। तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। तो ये हमारा हो गया ई पाई आर स्क्वायर। ये फाई 2 हो गया। अच्छा, फाई 3 की बात कर लेते हैं एक बार। फाई 3 कितना हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड एरिया, ये फ्लक्स थ्रू द थर्ड एरिया। तो ई ए कोस थीटा कितना होगा बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, नॉर्मल हमेशा बाहर की तरफ ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी, ये डायरेक्शन ये रही उसकी ये रही। तो थीटा कितना हो गया, 90। तो 0। तो जो फाई नेट होगा, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, तीनों को ऐड कर दो, यहाँ डाल दो वैल्यूज को, है ना। तो क्या हो जाएगा, माइनस का ई पाई आर स्क्वायर प्लस ई पाई आर स्क्वायर प्लस का 0, ये कट जाएगा। फाई नेट कितना आ गया, 0 आ गया। फाई नेट कितना आ गया, 0 आ गया। समझ में आया, ठीक है। अच्छा, इसका थ्योरेटिकल मतलब क्या है कि क्यों इसके थ्रू फ्लक्स 0 हो गया, क्योंकि जितनी फील्ड लाइंस, जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन इसके अंदर घुस रही हैं उतनी ही निकल भी रही हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमने क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। इससे घुस रही है फील्ड्स और इस वाले से फील्ड लाइन क्या हो रही है, निकल रही है, और इसका कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए जो नेट फ्लक्स है क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इसलिए एक क्लोज्ड बॉडी से हमेशा जो फ्लक्स है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, जितनी फील्ड आ रही है उतनी ही जा रही है, ठीक है। बस एक कंडीशन के अलावा, अगर उसके अंदर चार्ज रखा हुआ है तो, अगर मान लो यहाँ में चार्ज रख देता तो क्या होता, सिर्फ फील्ड सिर्फ निकलती, घुसती एक भी नहीं, सिर्फ निकलती ना। क्योंकि चार्ज क्या करता, बस फील्ड को बाहर निकालता, है ना। तो उस टाइम पे फ्लक्स आता, ठीक है। अगर क्लोज बॉडी के अंदर चार्ज नहीं रखा हुआ है ना, अगर कोई क्लोज्ड बॉडी है और उसके अंदर कोई चार्ज नहीं रखा हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी है, यूनिफॉर्म है ना। तो उस केस में जो फ्लक्स होगा उसके थ्रू हमेशा 0 होगा, चाहे शेप उसकी कुछ भी हो, चाहे सिलेंड्रिकल है, क्यूबिकल है, एनीथिंग, क्यूबॉइडिकल है, कुछ भी, ठीक है। क्योंकि जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन घुसेंगी उतनी ही निकलेंगी भी। आप करके देख लेना, किसी भी शेप में आंसर में से क्या आएगा, 0 आएगा। जब भी चार्ज अंदर नहीं रखा है और फील्ड लाइन कैसी है, यूनिफॉर्म है। अगर मान लो फील्ड लाइन यूनिफॉर्म ना हो तो भी हो सकता है, कैसे, मान लो हमें पता है प्रैक्टिकली क्या होता है, मान लो चार्ज यहाँ रखा हुआ है, अब फील्ड धीरे धीरे जितना मैं दूर जाऊँगा उतनी क्या होगी, धीरे धीरे कम ही होएगी, है ना। तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। तो एक बात बताओ,
अगर यहाँ पे फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, मान लो यहाँ पे वो 10 थी, धीरे धीरे आते आते यहाँ पे 8 हो गई, तो घुसी तो 10 लेकिन निकली 8 ना। तो अगर फील्ड लाइन नॉन यूनिफॉर्म है, क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर रखा है वहाँ पे उस बात को कि फील्ड लाइन इतने से कम हो रही है धीरे धीरे, तो उस टाइम पे भी फ्लक्स जीरो नहीं आएगा, ठीक है। या फिर अगर अंदर चार्ज रखा हुआ है तब भी फ्लक्स जीरो नहीं आएगा। उसके अलावा हर केस में जैसे कोई भी शेप है, कोई भी फिगर है, कुछ भी है, ठीक है, फ्लक्स हमेशा कितना आएगा, क्लोज बॉडी से जीरो आएगा। पक्का आया समझ में? छोटी छोटी बातें याद रखते रहना, धीरे धीरे आपको इन चीज़ों की आदत हो जाएगी, फिर कुछ बड़ा नहीं लगेगा। अभी मुश्किल तो नहीं लग रहा ना वैसे? मुश्किल है, देखे थे। लिख लो ना, आलस नहीं करना 12th में। बाकी सबसे लिख रखा है ना, हाँ तो इसको फटाफट लिखो जल्दी जल्दी। क्वेश्चन टाइप है, क्वेश्चन दिखाना पड़ेगा। क्वेश्चन बोल देना फ्रॉम नोट्स, सीधा आंसर लिख दो। पॉइंट बता दो कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा है। नंबर नहीं है, पेज नंबर बाद में काउंट करके लिख लेना खुद ही घर पे। हाँ, तो ये ये रहा पीछे, ए भैया पीछे। आपका नाम क्या था, भूल गया मैं। आर्यन, समझ में आ रहा है आर्यन अच्छे से? मानव आ रहा है और आदि मानव आपको आ रहा है? ऐसा लग रहा है कि सबसे कम पढ़ने वाले हम लोग। अच्छा आगे बात करते हैं तो गोसलो के बारे में। अच्छा देखो, अच्छा देखो सुनो, गोसलो क्या बोलता है, देखो जो नॉर्मल एरियाज़ हैं, जो 2D एरियाज़ हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं थी, ई इंटू ए बढ़िया फॉर्मूला काम कर रहा था, ठीक है। लेकिन जो क्लोज फिगर्स थी, जैसे क्लोज फिगर है ना, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि पहले फर्स्ट एरिया का निकालो, सेकंड एरिया का निकालो, थर्ड एरिया का निकालो, बहुत दिक्कत होती है ना, कि सभी एरियाज़ के फिर फ्लक्स को निकालो फिर प्लस करो। तो जो क्लोज फिगर्स के लिए क्या बनाया गया, गोसलो बनाया गया। ये काम करता है सिर्फ किसके लिए, ये सिर्फ क्लोज फिगर्स के लिए काम करता है, ठीक है। ये 2D फिगर्स के लिए काम ही नहीं करता, ये किसके लिए काम करता है, बस क्लोज फिगर्स के लिए काम करता है। और क्या बोलता है, ये बोलता है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड एरिया, कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा थ्रू अ क्लोज्ड एरिया, 3D फिगर होगा। हाँ एक फिगर तो यहाँ पे क्लोज फिगर होगा, वो 2D होगा या 3D होगा? 3D होगा ना, क्लोज तो चारों तरफ से बंद। अगर स्क्वायर बनाता हूँ तो क्लोज फिगर नहीं होगा? नहीं, वो एक ही वो, हाँ ये क्लोज कैसे हो सकती है? 3D क्लोज फिगर 700 से होगा, ठीक है। तो फाइनाइट, ठीक है, जो टोटल फ्लक्स होगा किसी भी क्लोज्ड एरिया से इक्वल टू किसके होगा, इज इक्वल्स टू चार्ज टाइम्स 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जो नेट फ्लक्स होगा किसी भी क्लोज फिगर का, वो किसके इक्वल होता है, चार्ज मल्टीप्लाई में 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड एरिया इज इक्वल्स टू चार्ज टाइम्स 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं सिंपल लिख सकता हूँ Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये इसको हम Q इन बोलते हैं। Q इन का मतलब क्या होता है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द बॉडी। Q इन का मतलब क्या होता है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द बॉडी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मान लो एक क्लोज बॉडी है, इसके अंदर चार्ज Q1 और Q2 रखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ रखा हुआ है Q3, तो हम सिर्फ इन दो चार्ज को इंक्लूड करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अंदर चार्ज है उसको Q इन मतलब Q इन साइड, ठीक है। तो नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड एरिया इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय द एरिया, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द एरिया, कि उस एरिया के अंदर कितना चार्ज है, टाइम्स 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड एरिया इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय द एरिया, है ना, कि उसके अंदर कितना चार्ज है, टाइम्स
1 बाई एप्सिलॉन नोट। और एप्सिलॉन नोट की वैल्यू पता है हम लोगों को, मैंने बोला था लर्न करनी है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, ठीक है। हाँ -12, ठीक है। अच्छा इस फॉर्मूला से अब इस वाले क्वेश्चन को करके देखते हैं एक बार, इस वाले को। एक बात बताओ, ये एक सिलेंडर था, ये फील्ड लाइन है, इसमें कोई क्यू इनसाइड तो है ही नहीं। बिल्कुल। मैंने बोला ना अगर चार्ज अंदर ना हो तो हमेशा क्लोज फिगर का क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। तो देखो चार्ज अंदर कुछ है ही नहीं, तो 0 अपॉन में एप्सिलॉन नोट इज 0, बात खत्म। तो गोस लॉ से कितना सिंपल हो जाता है ये, ताकि आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ सके। और मान लो इसके जैसे अभी ऐसे ऐसे और क्वेश्चन भी आएंगे जिनमें अंदर चार्ज रखा होगा। तो एक बार मैंने आपको इससे ये सिखाया है कि अगर ऐसे कॉम्प्लिकेटेड बॉडी आ जाए और अंदर चार्ज भी रखा हो तो क्या करना चाहिए, उसको पार्ट्स में तोड़ देना चाहिए, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, ठीक है। समझ में आया? तो सिंपल चार्ज को अंदर 0 करा तो 0 बाय समथिंग इज 0, तो फाइव नेट कितना हो गया, 0 हो गया। एक काम करते हैं आगे लिखते हैं प्रूफ ऑफ द गोस लॉ। गोस लॉ का प्रूफ, देखो हम मान लेते हैं एक स्फेरिकल क्लोज फिगर है, स्फेरिकल फुटबॉल है, फुटबॉल स्फेरिकल है, उसके अंदर रखा हुआ है चार्ज क्यू। ये कैसी फील्ड निकालेगा, रेडियल आउटवर्ड निकालेगा, रेडियल आउटवर्ड फील्ड निकालेगा। नॉर्मल कैसे लेना है, आउटवर्ड लेना है। हम क्या करेंगे, छोटे से सरफेस का लेंगे पहले ds का, जैसे लेते हैं हमेशा, छोटे सरफेस का लेंगे ds का। तो जो छोटा सा फ्लक्स हमारा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, d phi इज इक्वल्स टू e डॉट ds। इंटीग्रेट कर देंगे अगर हम तो फाई कितना बन जाएगा हमारा, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, तो फाई कितना बन जाएगा, e ds, है ना। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा e ds, e डॉट ds था ना ये, तो इसको मैं लिख सकता हूँ e ds कोस थीटा। थीटा कितना डिग्री है, नॉर्मल भी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, आ रहा है समझ आ रहा है। तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगी, कोस 0 कितना होता है, 1 होता है, ऐसे बचा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे अगर मान लो रेडियस r है, k क्यू बाय, क्योंकि देखो ना चार्ज तो क्यू है और रेडियस कितना, सेपरेशन कितना है इस पॉइंट तक, r सेपरेशन है, तो हमें पता है k क्यू बाय सेपरेशन, तो r का स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितनी हो जाएगी, k क्यू बाय r का स्क्वायर मल्टीप्लाई में। अच्छा छोटा सा एरिया है ds, ऐसा कर, इस छोटे छोटे एरिया को जोड़ते जोड़ते मुझे पूरा क्या बनाना है, पूरा स्फीयर बनाना है। तो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो छोटा छोटा ds जोड़ जोड़ के मुझे क्या बनाना है, पूरा एक स्फीयर बनाना है। तो पूरा स्फीयर कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो जब मैं ds को इंटीग्रेट करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, हाँ, और k की वैल्यू डाल सकता हूँ ना मैं, k की वैल्यू कितनी होती है, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर का स्क्वायर। तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में मल्टीप्लाई में, इसका क्या बन चुका है, छोटा सा एरिया है, इसको इंटीग्रेट करके पूरा स्फीयर बनाना है, पूरे स्फीयर का सरफेस बनाना है। तो डेट इज 4 पाई आर का स्क्वायर, 4 पाई आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, एंड इट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब दिख जाएगा, देख लो। अच्छा आगे देखते हैं, इसके ऐसा क्वेश्चन है एक, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, आंसर 0 नहीं आएगा आपकी बार। एनसीईआरटी निकालो सब लोग, एग्जाम्पल 1.11 देखो, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1.11 इसके अंदर भी है, हाँ जिस पे नहीं है। ऐसे आर्यन आप एनसीईआरटी लाए हो, नहीं है अपने एनसीईआरटी दे दो, आप पे नोट्स तो आई। एनसीईआरटी नहीं लाए,
तो क्या होता है क्या या मैं वहाँ से उठा के लेके आऊँ डाल आप अभी सी अपने पास है। ओके, वेरी गुड। अच्छा देखो इसने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स आर ई एक्स। देखो एक हमारे पास क्यूब है, एक हमारे पास क्यूब है, एक हमारे पास क्यूब है, ठीक है। ये है मान लो इसकी वाई एक्स एक्सिस, ये है इसकी वाई एक्सिस, और ऐसे इधर होगी कहीं पे जेड एक्सिस, ठीक है। इसने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स हैं, जो ई एक्स है, मतलब अलोंग द एक्स एक्सिस कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए एक्स की पावर बाई 2, हाँ ए अंडर रूट एक्स की पावर 1/2। अच्छा एक गड़बड़ और हो गई, हाँ एक गड़बड़ हो गई छोटी सी छोटी सी। यहाँ पे कुछ गैप दिया हुआ क्वेश्चन में, ये भी आता है एग्जाम में, दोनों आते हैं अभी, मतलब यहाँ पे पर ये वाला गिवन है। अच्छा ये वाला जो गैप है वो कितना दे रखा है इन्होंने, ए दे रखा है। एक्स के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ए एक्स की पावर 1/2, और ई वाई इक्वल है ई जेड इक्वल टू 0। मतलब कि वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है जैसी भी है वो किस तरफ है, इस तरफ ही है। मतलब पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है। इसने आगे दे रखा है हमें अल्फा, अल्फा मतलब ये एक्चुअली अल्फा है, ए नहीं है। अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने हमें, 800 कूलम इनवर्स मीटर की पावर 1/2। यूनिट पे ध्यान रख दो, ये हम पे इसने क्या दे रखी है, अल्फा की वैल्यू दे रखी है सिंपल। कूलम का सी होता है कि सीएम होता है? सी सी सी, वो मीटर है। मैम उसको मैं सीएम लिख रही थी। नहीं नहीं नहीं। अच्छा सुनो, अब हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब। एक तो हमें क्यूब के थ्रू का फ्लक्स निकालना है, दूसरा इसने बोला है कि क्यूब के अंदर का चार्ज कितना रखा हुआ है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है ना, इस प्लेन पे अलग इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, इस प्लेन पे अलग इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स कंपोनेंट जो है वो एक्स के हिसाब से चेंज हो रही है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या पुट करूंगा मैं, इस प्लेन के लिए, अब जो पहला सरफेस है इसके लिए जो एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी, ए रहेगी। अच्छा जो दूसरा सरफेस है, अच्छा इसने इसके भी, ये भी कितना दे रखा है, ए दे रखा है, जिसकी खुद की विड्थ है वो भी ए है। पहले सरफेस के लिए एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी, ए रहेगी। जो दूसरा सरफेस रहेगा उसके लिए एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी बताओ, 2a, a प्लस ए, क्योंकि ये वाला कितना दूर है ओरिजिन से, 2a दूर है ना, तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी। तो डेफिनेटली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अनइक्वल है ना, तो हमें पता माइनस तो होने वाले हैं ये, पर आंसर 0 नहीं आएगा, है ना, कुछ ना कुछ फ्लक्स आएगा। और अगर कुछ ना कुछ फ्लक्स आया है तो मतलब इसके अंदर कोई ना कोई चार्ज रखा हुआ है। तो क्वेश्चन सेकंड पार्ट पूछ रहा है कि वो चार्ज कितना है, तो वो तो बड़े आराम से निकल जाएगा। चार्ज कैसे निकलेगा, अगर मेरा फ्लक्स निकल गया तो क्यू इन बाय एप्सिलॉन होता है। अगर मेरे पास ये निकल गया, ये पता ही होता है हमें, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, चार्ज तो आ जाएगा। तो मेन टारगेट क्या है, फ्लक्स निकालने का। मेन टारगेट क्या है, फ्लक्स निकालने का। तो फ्लक्स का वही तरीका है, एक तो ये सरफेस, एक ये सरफेस, और बाकी का पूरा ये कर्व्ड वाला। जैसे मान लो ये कमरा है, ये क्यूबिकल कमरा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसे जा रही है ना, तो एक सरफेस ये रहेगा, एक ये रहेगा। इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, मतलब इसके थ्रू कितना एंगल बनेगा, नॉर्मल बाहर है तो थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और यहाँ नॉर्मल ऐसे रहेगा बाहर की तरफ, तो यहाँ थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो हमें ये दो कंसीडर करने मेनली, एक ये वाला और एक ये वाला। इसके अलावा कहीं भी, ये वाला देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नॉर्मल की तरफ, बाहर की तरफ, तो थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। इसमें देखो नॉर्मल ऊपर की तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो थीटा 90 डिग्री। तो ये वाले जितने भी ये वाले, इन सबके थ्रू थीटा कितना रहने वाला है, 90 डिग्री रहने वाला। तो इनको तो गिना ही मत, कोई दिक्कत नहीं है, वही सिलेंडर की तरह, जैसा सिलेंडर का था। तो एक तो ये वाला देखना है हमें, एक हमें ये वाला देखना है, ठीक है, ये दो प्लेन देखने हैं बस। तो जो फ्लक्स रहेगा, नेट फ्लक्स रहेगा, वो क्या मान लेंगे हम लोग, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, इसको पूरा मान लेंगे, 0 मान लेंगे वाला। तो φ1 कितना होगा, वहाँ पे आपके नोट्स में अच्छे से लिखा हुआ है, मैं बस यहाँ पे अभी थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ।
अच्छा ई की वैल्यू कितनी माननी है? अल्फा की वैल्यू 800 और एक्स की वैल्यू 1/2 है ना। तो पहले के लिए क्या रहेगा, फर्स्ट सरफेस के लिए ई ए कोस थीटा, तो ई की वैल्यू कितनी रहेगी 800, एक्स की वैल्यू, एक्स कितना है ए है, पहला सरफेस कितना दूर है ओरिजिन से, ए दूर है ना, ए की पावर 1/2 और एरिया, एरिया मैंने बताया था वैल्यू किसकी डालते हैं, वैल्यू एरिया की ही डालते हैं। अगर ये ए है क्यूब है तो सब कुछ ए होगा, तो इसका जो एरिया हो जाएगा स्क्वायर का कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर, इसका एरिया कितना हो जाएगा ए का स्क्वायर, और थीटा कितना है यहाँ पे, नॉर्मल इधर है, इलेक्ट्रिकल इधर है, तो थीटा कितना है 180 डिग्री का। तो ये हमारा हो गया -1 होगा नहीं तो -800। अच्छा पावर कितनी है, अगर बेस सेम पावर ऐड हो जाती है तो 1/2 + 2 क्या, तो ए की पावर कितनी हो गई हमारे पास 5 हो गई। ऐसे ही हम निकालेंगे φ2 की वैल्यू, तो φ2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वही ई ए कोस थीटा, ई कितना हो जाएगा आपकी बार बच्चों 800, और x की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग 2a, a + a 2a, 2a की पावर 1/2, और एरिया तो अगेन मीटर स्क्वायर और ये 0 डिग्री, तो कितना हो गया ये, तो हम 1/2 का मतलब रूट भी होता है, 1/2 का मतलब क्या होता है रूट भी होता है, तो 800 × √2 और a की पावर कितनी अगेन मीटर स्क्वायर भी लिख दिया मैंने इसको, a का स्क्वायर, a की पावर अगेन कितनी 5/2, और φ3 तो क्या हो जाने वाला है 0 हो जाने वाला है, तो हमारा जो φ नेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 800 √2 a की पावर 5/2 माइनस का 800 a की पावर, वो माइनस का एक प्लस का है, और प्लस का क्या हो गया थर्ड वाला 0 है, 800 a की पावर 5/2 तो कॉमन ले लिया, √2 - 1 0 तो हटाओ इसको तो गायब हो गया। a की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, दे रखी है कुछ 0.1, a की वैल्यू कितनी पुट करनी है, यहाँ पे स्टार्टिंग पुट नहीं करेंगे बिना बात कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आखिरी में एक ही बार देखो जो भी वैल्यूज होती है ना हमेशा वैल्यूज पुट करने का काम क्या करना है आखिरी में, जितना हो सके उतना लास्ट में वैल्यू पुट करो, क्योंकि यहाँ पे हमें एक ही बार वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ पे बार मल्टीप्लाई डिवाइड में रह जाते है ना, सिंपल कॉमन ले लिया, तो जितना हो सके उतने वैल्यूज को आखिरी में ही पुट करना, तो 0.1 की पावर और √2 की वैल्यू होती है 1.44 - 1, इसको सोल्व करके सिंपल आंसर कितना आएगा इसका 1.05, सोल्व तो घर पर कर ही लोगे ना, सोल्व तो क्या ही है 1.05 न्यूटन कूलम इनवर्स, फाइनेट हमारा इतना आ गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हमें निकालना है चार्ज, चार्ज निकालने का एक ही तरीका होता है, पहले फ्लक्स निकाल लो उसके बाद गोज लो लगा दो, लिख दो अकॉर्डिंग टू गोज लो Q/ε0, तो फाइनेट 1.05 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा ये ऊपर चला जाएगा 85, और आंसर कितना आ गया इसका 9.29 और आंसर किस में आएगा कूलम में आएगा। समझ में आया पक्का, अगर लिखना तो लिख लो, ऐसे आप लिख लो आर्यन, आपके पास नोट्स नहीं है, थोड़ा थोड़ा लिखो जो भी आपको थोड़ा हिंट चाहिए, आप भी लोग लिख लो यार, क्योंकि आइडिया हो जाएगा अच्छा अच्छा, लिख लो जल्दी लिखो, हाथ चलेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्या करोगे बैठ के बात ही करोगे, लिख लो जल्दी जल्दी। आज के लिए इतना ही करते हैं, कल अगली क्लास से और क्वेश्चंस करेंगे बाकी। वन 1.15, 1.16 और 1.17 एक बार ट्राई करके लाना होमवर्क में, ठीक है, होंगे तो अच्छी बात है, नहीं होंगे तो अच्छी बात है, करा तो मैं कराऊंगा एक्सरसाइज के 1.15, 1.16, 1.17 तीनों क्वेश्चन ट्राई करना, जैसे आज कराएं सिमिलर काइंड के ही हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगेगा, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं कराऊंगा क्लास में, ठीक है, ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन एक बार ट्राई करना।